और हाथरस मामले में सीबीआई का एक्शन अब तेज हो गया है। आज सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची और घटनास्थल का दौरा किया। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीबीआई की टीम घटनास्थल का निरीक्षण करती दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं गांव में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीसरी तस्वीर में एम्बुलेंस से गांव में जाती मेडिकल टीम भी दिख रही है। आपको बताएं कि आज पीड़िता के परिजनों की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। और हाथरस केस में सीबीआई एक्शन में आ गई है। आज सीबीआई पीड़िता के गांव पहुंची, मामले की छानबीन शुरू की। सीबीआई की और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची जहां घटना घटी थी और मौके पर निरीक्षण किए सबूतों का। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस पूरी सीबीआई की पड़ताल पर नजर बनाए हुए हैं। शंकर, तो कहां तक पहुंची है सीबीआई की यह पड़ताल? क्या क्या अब तक किया गया है और क्या है जो सीबीआई समझना चाह रही है, जुटाना चाह रही है जानकारी? देखिए, इस वक्त में मैं उस स्थान पे हूं जहां पर पीड़िता का दाह संस्कार हुआ था। उस जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची और ये देखिए, सीबीआई की टीम अब मौके से यहां से प्रस्थान कर रही है। जिस स्थान पर दाह संस्कार हुआ था वहां पर पहुंच करके जो दाह संस्कार के बाद जो वहां पर अस्थियां पड़े हुए थे, जो तमाम वहां पर दाह संस्कार के बाद जो नमूने थे, उसको वहां से सीबीआई की टीम ने इकट्ठा किया। और ये इसलिए इकट्ठा किया जाता है जिससे कि बाद में डीएनए टेस्ट समेत कई और जो टेस्ट होते हैं उसको उसका मिलान किया जाए। देखिए, तमाम जो गाड़ियां हैं सीबीआई के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाड़ियां हैं, अब पूरा यहां से अब रवाना होते हुए और यहां से निकलने के बाद जो टीम है सीबीआई की वो जाएगी पीड़िता के आवास पर। वहां पर जाने के बाद किस तरह से वहां पर बातचीत करती है, हालांकि देखिए इतना स्पष्ट है कि अभी क्वेश्चनिंग नहीं होगी, बयान दर्ज नहीं होगा, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर उन तमाम सीक्वेंस को, तमाम जो बिंदुओं को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है कि किस तरह से घटनास्थल पर पीड़िता के साथ में अन्याय हुआ, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया, या उस तरह के जो भी आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर क्या कहना है। इसके साथ यहाँ तक कि जो दुष्कर्म पीड़िता की मां आज अस्पताल भी गई थी, उस वक्त में अचानक उनका जो ब्लड प्रेशर वो काफ़ी उसमें परेशानी आ रही थी। तो हॉस्पिटल से जब लौट रही थी अचानक बीच में ही उनको रुकवा लिया गया और सीबीआई की टीम ने बोला कि अभी आपकी तबीयत ठीक है। तो उनकी मां ने कहा कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। उसके बाद उतार करके जिस स्थान पर जो क्राइम लोकेशन था वहां पर ले जाकर पूछताछ किया गया और उनसे बाकायदा पूछताछ ये किया गया जो जिस स्थान पे उसकी मां फसल काट रही थी उससे कितनी दूरी पे उनकी बेटी बैठी हुई थी, क्या जो आवाज जो है उसकी बेटी जब वहां पर लगा रही थी तो क्या इसके मां ने आवाज क्यों नहीं सुनी या क्या हुआ था। तो उन तमाम मामलों पर जो विस्तार से पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। इसलिए आज तकरीबन 2 से ढाई घंटा तक उस क्राइम लोकेशन का मुआयना किया गया। उसके बाद सीबीआई की टीम पहुंची उस स्थान पर जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां पहुंचने के बाद तकरीबन 35 मिनट तक सीबीआई की टीम मौके पर रही और वहां से जो अस्थियां समेत जो तमाम जो वहां पर जो पड़े हुए थे संस्कार के बाद जो वहां पर सामान पड़े हुए थे उसको उठाकर एक सीलबंद लिफाफे में सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। तो ये सीबीआई की जो एक्सपर्टीज है, जो विशेषज्ञता है स्पेशल क्राइम को सुलझाने के लिए। बिल्कुल, तो सीबीआई किस तरह से अब पड़ताल में जुट गई है, कहां पर क्या कर रही है, ये पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता और शंकर आनंद हाथरस से। मौके पर लगातार वो सीबीआई पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और सीबीआई पर नजर बनाए हुए हैं शंकर। और आपको बताएं कि हाथरस केस में सीबीआई के एक्शन से जुड़ी 10 खबरें जो सुबह 11:30 बजे सीबीआई की 15 टीम सदस्य यहां पर पहुंची थी। 15 सदस्यीय टीम 11:55 पर पीड़ित के भाई को घटनास्थल पर बुलाया। 12 बजे भाई के बयान के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन के दौरान प्रॉपर पूरे रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी भी कराई गई। पीड़ित की मां की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल भी ले जाया गया। हॉस्पिटल से लौटते वक्त मां को घटनास्थल पर उतारा गया। मां की मौजूदगी में उनके बयानों के आधार पर उस घटना को रिक्रिएट किया गया, यानी कि जैसे जैसे घटना हुई थी इन पीड़ित परिवार के कहे के मुताबिक, तो उनसे मौके पर ले जाकर वैसे वैसे ही पूछा गया कि कहां से क्या हुआ था। बाजरे के खेत में फीता डालकर मैपिंग भी हुई। कहां पर जो बताया गया उस बयानों के आधार पर, मां और भाई के बयानों के आधार पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। मां के बयान लिए गए, पूछा गया कि क्या हुआ था घटना के दौरान, कैसे आरोपी आए थे, कैसे उन्होंने पीड़िता पर हमला किया था। सारी बातें एक एक करके उनसे पूछी जैसा उन्होंने बताया और इस तरह से उस घटना को फिर से एक बार वहां रिक्रिएट किया गया।
और लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी दफ्तर के बाहर एक महिला ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक महिला अंजना तिवारी महाराजगंज की रहने वाली है और उसकी पहली शादी अखिलेश तिवारी के साथ हुई थी। बाद में महिला का पति से तलाक हो गया था। उसने धर्म परिवर्तन कर आशिक रजा नाम के युवक के साथ निकाह कर लिया और खुद अंजना से आयशा बन गई। लेकिन निकाह के बाद उसका पति सऊदी अरब चला गया। उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। उससे परेशान होकर उसने आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस ने उसे बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। जो प्रथम सूचना प्राप्त हो रही है, इनकी पहले शादी हुई थी और इनका संभवतः संबंध विच्छेद हो गया था अपने पति से, और ये किसी आशिक रजा नाम के व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। पहले कुछ दिन शायद रही भी हैं और वह चला गया है बाहर, विदेश चला गया है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि इसने यह आग लगाई है। और राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए आज घोषणा हो गई है। राज्यसभा की यूपी की 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होगा। इसके लिए 20 से 27 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 9 नवंबर को मतदान होगा। इन सीटों के वर्तमान सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। इनमें राज बब्बर उत्तराखंड से और यूपी से डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली खान, अरुण सिंह, नीरज शेखर, पीएल पुनिया, हरदीप सिंह पुरी, रवि प्रकाश वर्मा, राजाराम, रामगोपाल यादव और वीर सिंह शामिल हैं। फिलहाल इन सीटों पर 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जबकि 3 बीजेपी के पास है, 2 बीएसपी और 2 कांग्रेस के पास। तो किन किन की कार्यकाल खत्म हो रहे हैं? डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। जावेद अली खान समाजवादी पार्टी से रहे। 25 नवंबर को इनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। क्या क्या योगदान रहा राज्य के लिए अब तक? 25 नवंबर को अरुण सिंह सांसद हैं बीजेपी के, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। मिर्जापुर के इलाके में लगातार सक्रिय रहे अरुण सिंह। 25 नवंबर को ही नीरज शेखर सांसद, जो कि बीजेपी से बनाए गए थे, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। नीरज शेखर चंद्रशेखर के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री के। पीएल पुनिया पिछड़ों का चेहरा कांग्रेस का यूपी में, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो मौजूदा उड्डयन मंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। रवि प्रकाश वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद, वो भी अपना टर्म पूरा कर रहे हैं। राजाराम बीएसपी के सांसद, इनका भी कार्यकाल 25 को पूरा हो जाएगा। और रामगोपाल यादव साहब भी 25 तारीख को अपना टर्म पूरा करेंगे। देखना होगा इनमें से कौन वापसी कर पाते हैं और कौन नए चेहरे चुने जाते हैं। और सुल्तानपुर में खेत में मिट्टी की खुदाई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिलने से सनसनी फैल गई। मामला कंधईपुर गांव का है। जब खेत में खुदाई के दौरान सोने के सिक्के निकलने लगे तो जिन लोगों को ये मिले, उन्होंने इन सिक्कों का बंटवारा कर लिया। इसी बीच पुलिस को खबर मिल गई। अब पुलिस इन सिक्कों को ले जाने वालों को तलाश रही है। पुलिस ने अब तक 52 सिक्के बरामद भी कर लिए हैं। आपको बताएं कि जब भी ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व की चीजें इस तरह से मिलती हैं तो वो सरकार को देना होता है। और अंबेडकर नगर में स्लॉटर हाउस पर बुलडोजर चला है। बड़ी खबर अंबेडकर नगर से। अवैध स्लॉटर हाउस था ये और इसे ध्वस्त कर दिया गया है। 3 महीने पहले पुलिस ने यहां छापेमारी की थी और यहां पर प्रतिबंधित मांस भी मिला था। कड़ी सुरक्षा में इसे गिरा दिया गया है। अंबेडकर नगर में अवैध स्लॉटर हाउस और उसके भीतर अवैध कारोबार, इसका पता जब चला उसके बाद पूरे स्लॉटर हाउस को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीर पीलीभीत में पूरनपुर हाईवे पर ढाबे पर रखे एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। पूरा सामान यहां पर जलकर खाक हो गया। आग लगने से करीब 1.25 लाख का नुकसान हो गया। ढाबे के साथ एक जनरल स्टोर भी आग में खाक हो गया। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो गैस से आग भड़की और देखते ही देखते पूरे ढाबे को अपनी जद में ले लिया। और पीलीभीत में कार में आग लग गई। हालांकि कार मालिक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। धू धू कर कार देखते ही देखते जल उठी। पल भर में कार जलकर खाक हो गई। बड़ा खतरनाक होता है अगर कार में आग भड़के, निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए गाड़ी में एक हथौड़ा हमेशा रखें। बहुत ही आसान, बहुत ही किफायती और बहुत ही कारगर तरीका होता है। कई बार आग भड़कते ही गाड़ी के शीशे दरवाजे बंद हो जाते हैं, नहीं खुल पाते वक्त रहते, और कुछ सेकंड में अगर नहीं निकल पाए आप तो फिर दम घुट सकता है। इसलिए हथौड़े से शीशे को तोड़कर तुरंत बाहर निकला जा सकता है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर, हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार ने 3 तलाक पीड़िताओं को दिवाली से पहले ही दिवाली का तोहफा दिया है, और ऐसा जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। देखिए, 3 तलाक पीड़िताओं की किस्मत बदलने वाली है। बहुत हुआ जुल्म सितम, बहुत हुआ रोना बिलखना, बहुत हुआ अपने हक के लिए गिड़गिड़ाना, बहुत हुआ दर दर मदद के लिए भटकना, बहुत हुआ सिसक सिसक कर जिंदगी बिताना। खुश हो जाओ प्रदेश की तलाक पीड़िताओं, मुस्कुराओ प्रदेश की 3 तलाक पीड़िताओं, क्योंकि आपके हक का जिम्मा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाया है। अब तुम सिर्फ मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, अपने सपने बुनो, उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाओ, क्योंकि अब आप लोगों के साथ योगी का हाथ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 3 तलाक पीड़िताओं के लिए राहत की खबर लेकर आई है। योगी सरकार इन महिलाओं के लिए 6,000 रुपए सालाना देने के लिए जल्द ही एक योजना लाने जा रही है। ये धनराशि पीड़ित महिलाओं को तब तक दी जाएगी जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। खास बात यह है कि राज्य में लगभग 7,000 ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिनकी किस्मत अब योगी सरकार बदलने वाली है। ये 3 तलाक पीड़िताओं के लिए बहुत खुशी की खबर है। 3 तलाक पीड़िताएं इससे बहुत खुश हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए 500 रुपए महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सरकार की योजना की खास बात यह है कि ये सहायता पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। अच्छी बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजनाओं की तरह इसमें कोई भी आए, सरकार के निर्देश पर विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं को चिन्हित किया गया, ताकि संख्या के आधार पर बजट का प्रावधान किया जा सके। राज्य के विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 7,000 सामने आई है। इनमें उन महिलाओं के आंकड़े नहीं शामिल किए गए हैं जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गई और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस मामले पर अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, लेकिन बिना किसी शिकायत के उन तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है। बहरहाल प्रदेश सरकार की इस योजना के बाद उन महिलाओं को भी आवाज मिलेगी जो डर की वजह से आवाज बुलंद नहीं कर पाती, डरती रह जाती हैं, सहमी रह जाती हैं और चुपचाप जुल्म सहती हैं। सरकार का ये मानना है कि तलाक का दंश झेल रही महिलाओं के सामने जीवन यापन करना एक बड़ी चुनौती है, जिनके लिए 6,000 सालाना रुपए का इंतजाम यूपी सरकार करेगी। ये बात और है कि इस खबर के बाद, इस फैसले के बाद अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रही हैं। साथ ही साथ मुस्लिम मौलानाओं ने ये कहा है कि आज के जमाने में 500 रुपए से होता क्या है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं ने यूपी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो केंद्र की मोदी सरकार ने हिंद की औरतों के चेहरों पर मुस्कुराहट की वजह दी है। मोदी सरकार ने सालों के जुल्म को मिनटों में खत्म कर दिया, जब 3 तलाक पर सख्त कानून बनाया गया और देश में जश्न का माहौल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया था। अलग अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से 3 तलाक पर 6 महीने के अंदर कानून लाने को कहा। 2 जजों ने इसे असंवैधानिक कहा था, 1 जज ने पाप बताया था। इसके बाद 2 जजों ने इस पर संसद को कानून बनाने को कहा। हैरानी की बात देखिए कि 3 तलाक पर राजनीति सालों से होती रही।
संसद में ये बिल लोकसभा से 3 बार पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। इसके बाद इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना। हालांकि 6 महीने के अंदर इस पर संसद की मुहर लगनी जरूरी थी। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसका इस्तेमाल होने पर सरकार सितंबर 2018 में अध्यादेश लाई। 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। हालांकि किसी संभावित दुरुपयोग को देखते हुए विधेयक में अगस्त 2018 में संशोधन कर दिए गए। जनवरी 2019 में इस अध्यादेश की अवधि पूरी होने से पहले दिसंबर 2018 में एक बार फिर सरकार बिल को लोकसभा में नए सिरे से पेश करने पहुंची। 17 दिसंबर 2018 को लोकसभा में बिल पेश किया गया। हालांकि एक बार फिर विपक्ष ने राज्यसभा में इसे पेश नहीं होने दिया और बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की जाने लगी और फिर बिल अटक गया। काफी जद्दोजहद के बाद राज्यसभा से भी 3 तलाक बिल पास हो गया था। बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही देश में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हो गया। क्या है 3 तलाक विधेयक के प्रावधान? तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देना गैर कानूनी। 3 तलाक संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान। पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन तब जब महिला खुद शिकायत करेगी। खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्यों के पास भी केस दर्ज करने का अधिकार। पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता। मौखिक, लिखित, SMS, ईमेल, व्हाट्सएप पर तलाक अमान्य है। आरोपी पति को 3 साल तक की सजा का प्रावधान। मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत दे सकता है। आरोपी को जमानत तभी मिलेगी जब पीड़ित महिला का पक्ष सुना जाएगा। पीड़ित महिला के अनुरोध पर मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ता का दावा कर सकती है। महिला को कितनी रकम दी जाए ये जज तय करेंगे। पीड़ित महिला के नाबालिग बच्चे किसके पास रहेंगे, फैसला मजिस्ट्रेट करेंगे। 1986 में पहली बार शाहबानो मुस्लिम महिला के रूप में 3 तलाक के बाद गुजारे भत्ते के लिए अदालत पहुंची थी। इसके बाद से ही देश भर में 3 तलाक के खिलाफ माहौल बनने लगा। जब कभी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर कोई बहस चलती है, तब शाहबानो केस को याद किया जाता है, क्योंकि ये पहला इतना बड़ा और चर्चित मुकदमा था जिसने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिलचस्प बात आपको बताएं कि इस्लाम की आड़ में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर दबाया जाता रहा, जबकि बहुत से मुस्लिम देशों ने इस पर कब के रोक लगा दी थी। कानून बनने के बाद अब हम उन 23 देशों में शामिल हो गए हैं जहां 3 तलाक बैन है। 3 तलाक पर 22 देशों पर में पहले से प्रतिबंध थे। कहां इजिप्ट में 1929 में, पाकिस्तान ने 1956 में 3 तलाक को खत्म कर दिया था, बांग्लादेश ने 1971 में 3 तलाक को खत्म कर दिया था। दुनिया के पहले अरब देश इराक ने 1959 में 3 तलाक पर बैन कर दिया। श्रीलंका ने 1951 में 3 तलाक को खत्म कर दिया था। सीरिया 1953 में ऐसा देश बन गया था 3 तलाक को खत्म करने वाला। ट्यूनीशिया में 1956 में इस पर पाबंदी लग गई थी। मलेशिया और इंडोनेशिया 1969 में कई बदलाव यहां पर लाए गए। इन देशों के अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर और UAE में भी 3 तलाक पर पूरी तरह से पाबंदी है। मगर हिंदुस्तान में यह मसला सियासत और शरिया का हवाला देने वाले कुछ लोगों के चक्कर में अब तक नहीं बन पाया था, मगर अब 3 तलाक बनने के बाद बहुत से लोगों को राहत। कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।